हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। और यह सेशन जो है वो आपका फिजिक्स का पार्ट 2 का सेंसर है। और फिजिक्स पार्ट 2 में आप देखिए कि यह सेशन जो है आपका अरिहंत बुक से है। और अरिहंत बुक जो है वो आपका एनसीईआरटी एमसीक्यूज है। और यह जितना भी आपका 6 टू लेके 12th तक जो भी वर्ल्ड बुक और न्यू बुक है उससे क्वेश्चन जो है वह तैयार किया गया है। और क्वेश्चन के साथ साथ आप देखिएगा कि यहाँ पे सारे जितना भी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे सारे आपका क्वेश्चन जो बनाया गया है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया है उस चैप्टर का लिखा भी हुआ है। जैसे कि यह क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है वह है आपका चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी से है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन जो है आपका 21 दिया हुआ है, चैप्टर 11 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है और चैप्टर 5 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। तो आपका 6 से लेके और 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी का साइंस का बुक है उसे चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन जो है वह तैयार किया गया है। और यह अगर आप कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी तो एकदम कंप्लीट सा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। इसके साथ आपका व्याख्या भी है, डिस्कशन भी है और पूरा एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपका करवा दिया जाएगा। चलते हैं चैप्टर 5 में। यह चैप्टर नंबर 5 है, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन देखेंगे और इसमें 6 टू लेके 12 तक जितना भी आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी बुक में वो सारा बनाया गया है। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं वो मैंने करवा दिया है और पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर आकर्षित करते नहीं देखते। इस कारण की पुष्टि गति के कौन सा नियम द्वारा किया जाता है? तो यह जो कारण है इसकी पुष्टि आपका गति के द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है कि पृथ्वी भी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते। इस कारण की पुष्टि गति के द्वितीय नियम द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। जो आपका फोर्स होता है F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यही कह रहा है किसी वस्तु पर कार्यरत बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो पृथ्वी का जो आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वह स्मॉल g हो जाएगा, तो F इक्वल टू mg। पृथ्वी का द्रव्यमान सदैव वस्तु से अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के बल से अधिक है, जिस कारण पृथ्वी वस्तु की ओर गति नहीं करती है बल्कि वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। नंबर 2 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है क्वेश्चन। दोस्तों सब्सक्राइब यह सेशन को जरूर करिए। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा वह मेरे हक में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। अलग अलग बुक से अलग अलग कंटेंट आपके लिए ढूंढता हूं और उससे आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको क्या है, असत्य जो है उसको ढूंढना है कि कौन सा जो है वह आपका असत्य है। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगती है। यह तो सही है। न्यूटन साहब बोले थे कि विश्व में जितना भी वस्तु है उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल सभी के बीच में लगती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रबल बल नहीं है, यह आपका क्या है, एक दुर्बल बल है, क्योंकि यह बहुत ही कम हम लोगों के बीच में लगता है। थर्ड जो है कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। नहीं, यह भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण जो है वह सिर्फ आपका क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर प्रतिकर्षित नहीं करती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य कौन है, तो 2, 3 जो है असत्य होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3
चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको चुनना है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर जो आपका चंद्रमा की गति हो रहा है वो अभिकेंद्र बल के ही कारण है। चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यह भी सही है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। यह भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। नहीं, चंद्रमा स्थित नहीं होगा। चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर वह चलते रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वह गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी या एमपीपीएससी प्री 2000 पे पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वा के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन आपका न्यूटन साहब ने किए थे। इनके अनुसार यह क्या बोले थे कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि अगर कोई पिंड है, मान लीजिए कि एक पिंड जो है यह m1 पिंड है और यह m2 पिंड है और इसके बीच जो है वह आपका r डिस्टेंस है। तो इन्होंने यह एक पहले क्या बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बीच के समानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यह पहला दिए। फिर क्या बताया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यह दूसरा दिए कि यह जो है उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से आपका फार्मूला निकला F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², जहाँ के आपका जो कैपिटल G है, आपका कैपिटल G है, उसका जो मान है वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने की आपका सत्य जो है उसको चुनना है। कह रहा है कि किन्हीं दो पिंडों की दूरी बढ़ाने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। नहीं, यह गलत है। अगर कोई दो पिंडो है, दो पिंडों के बीच अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक नहीं होगा, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह आपका कम हो जाएगा। यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जो आपका इसके जो मास है, दो पिंडों का मास जो है अधिक कर दिया जाए तो उसके बीच का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सत्य कह रहा है तो सत्य जो इसका है 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्न कथन पर किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है? यह जो कथन है वह कौन सा महान वैज्ञानिक से कथन है? तो पहले गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। इससे पता चल जा रहा है कि यह न्यूटन साहब है। न्यूटन साहब खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना, न्यूटन साहब गणित की नई शाखा कलन की खोज, कैलकुलस जो है उसकी खोज, तो न्यूटन साहब, इसका आंसर जो है वो न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता है या करती है? जो न्यूटन साहब जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिए थे उसका कह रहा है कि कौन सा पुष्टि करता है। तो क्या दिए थे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इन वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दिए थे। तो कहा कि इसका पुष्टि कौन कौन सा करता है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, यह पुष्टि करता है इनका।
पृथ्वी पर पेड़ों का उगना नहीं, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, यह सही है। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यह भी सही है। तो इसका आंसर जो है वह आपका सी हो जाएगा। 1, 3, 4 जो है वह सही पुष्टि करता है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या जो है वह कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति के लिए अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, अन्यथा गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में हम अंतरिक्ष के समान उड़ते रहते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति होती है। और कह रहा है कथन 2, घटना गुरुत्वाकर्षण के 60वें नियम की पुष्टि नहीं करता है, यह प्राकृतिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसे चुनना है कि सही कौन सा सुमेलित है। केपलर साहब क्या बोले थे कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घ वृत्त होती है, यह सही है। केपलर साहब बोले थे। यह कह रहा है कि न्यूटन साहब क्या बोले थे, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह न्यूटन साहब नहीं बोले थे। हेनरी कैवेंडिश बोले थे कि सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना, तो यह हेनरी कैवेंडिश बोले थे। तो यह जो है आपका सही चुनना है, तो सही जो है 1 और 3 सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहा कि केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान ज्ञात किया था, और इसका मान जो होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कह रहा है कि 2 गलत है, क्योंकि केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से है। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य चुनना है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, यह सही है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, यह भी सही है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर जी का मान घटता है, यह भी सही है। इसमें से सारे जो है वह सही है। पृथ्वी के जो केंद्र होता है आपका पृथ्वी के केंद्र पर आपका जी का मान जो होता है वह 0 होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पोल पर, या नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, यह आपका सबसे अधिक होता है। पोल पर जो है वह मान जो होता है अधिक होता है। पृथ्वी का मान पृथ्वी के विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर पर मान सबसे न्यूनतम होता है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के तल से ऊपर जी का मान घटता है, नीचे जाएंगे फिर भी जी का मान घटता है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर अगर हम लोग जाते हैं, पोल से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं, तो वहां भी जी का मान आपका जो है वह घटता है। यहाँ पे इसका व्याख्या देखते हैं। कहा कि पृथ्वी की तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वह आपका इतना हो जाएगा, यह हाइट हो गया h, और r जो है वह पृथ्वी का रेडियस हो गया। कह रहा है कि इससे व्यंजन से यह स्पष्ट होता है कि ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण आपका जी है, नीचे जाइएगा ग्राउंड में जाइएगा तो जी, और यहाँ पे डी जो है वो यहाँ आर ई जो हो गया वह अर्थ का रेडियस हो गया। तो इससे पता क्या चलता है कि नीचे जाएंगे तो जी का मान जो है वो घटता है। यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर आपका स्मॉल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एम जो है वो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इससे आपका सूत्र से क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब हम लोग
त्रिज्या बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या करेगा, घटेगा, क्योंकि यह जो है आपका त्रिज्या जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए जी का मान जो है वो घट जाएगा। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए ध्रुवों से विषुवतीय वृत्त की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है कि आपको कथन पढ़ना है और कथन और कारण है, इस पर आपको विचार करना है कि क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिस पर गुरुत्व बल लगाया जाता है। बिल्कुल निर्भर करता है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग स्थिर होता है, ये भी सही है। पृथ्वी का जो तल होता है वह सभी जगह लगभग गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह आपका सभी जगह लगभग यह बराबर होता है। तो यहाँ पे है आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर जो है वह त्रिज्या है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय मान जो है गुरुत्वीय त्वरण है वह आपका, अगर यहाँ पे जी बढ़ेगा, यहाँ पे अगर जी को हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मास भी जो है वह आपका बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है कि जी को बढ़ाएंगे तो आपका इसका जो रेडियस है वह कमेगा, और जी कमेगा तो रेडियस जो है वह बढ़ेगा। इससे स्पष्ट हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके निकट गुरुत्वीय त्वरण के मान के लगभग स्थिर होता है। तो यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध घर्षण बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध के बल से अधिक होता है। देखिए, अगर हम लोग स्टोन गिराते हैं और कोई पेपर गिराते हैं तो यहाँ पे जो स्टोन है इसका आपका मास जो है वह ज्यादा है, और पेपर का मास जो है वह आपका क्या है, कम है। तो यहाँ पे मास इसका कम है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा उस पर आपका घर्षण बल जो है वह ज्यादा प्रभाव पड़ता है घर्षण बल का। इसलिए यहाँ पे जो स्टोन है वह जल्दी गिरेगा, और कागज के टुकड़ों पर घर्षण बल ज्यादा प्रभाव को पड़ेगा, वायु ज्यादा अवरोध करेगा, तो इसलिए यह आपका कागज लेट से गिरेगा। अगर हम लोग इसी को निर्वात कर दे, अगर वैक्यूम की स्थिति हो जहाँ पे वायु नहीं हो, तो दोनों जो है आपका स्टोन और आपका पेपर जो है वह एक ही समय में गिरेगा। लेकिन अगर निर्वात का कंडीशन नहीं हो तो यह जिसका मास जिसका ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, वह आपका जल्दी गिरेगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। व्याख्या है, जब कागज तथा पत्थर के समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण यह है कि कागज के लिए वायु प्रतिरोध घर्षण बल पत्थर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर वायु का प्रतिरोध बल अधिक लगता है। यदि वायु के स्थान पर निर्वात हो तो कागज और पत्थर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी और यूपीपीएससी प्री 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपका इसमें जो सही है उसको चुनना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है यह। किसी वस्तु का
द्रव्यमान जो होता है वह आपका चंद्रमा पर कम नहीं, जो मास जो होता है किसी भी वस्तु का वह नहीं बदलता है, जो वेट होता है आपका वह आपका 1/6 हो जाता है, तो यह गलत है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। भार क्या है, किसी भी वस्तु का भार क्या है, जो आपका पृथ्वी अपनी ओर जो खींचता है वही उसका क्या कर, जिस वेग से वह जिस बल से अपनी ओर खींचता है वही किसी वस्तु का भार है, तो यह आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है, बिल्कुल सही है। पोल से अगर हम लोग इक्वेटर की तरफ जाएं तो उसका जो भार जो है वह घटता है, तो यह भी सही है। तो करा सही कौन है, तो 2, 3 जो है वह इसका सही होगा। व्याख्या है, कह रहा है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह वस्तु का भार कहलाता है। और यहाँ पे जो वेट होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। m मीन्स वस्तु का आपका मास और g मीन्स हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसका जो मान जो होता है आपका 9.8। यहाँ पे कह रहा है कि यह आपका जो सूत्र है W इक्वल टू mg। तो कह रहा है कि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है, इसलिए वस्तु का भार ध्रुवों पर से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर घटता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। कह रहा है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वह अगर अचानक लुप्त हो जाए तो अचानक लुप्त हो जाने में कौन सा कंडीशन होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वेट जो है वह आपका 0 हो जाएगा, लेकिन मास जो है वह आपका इक्वल ही रहेगा, मास जो है इक्वल रहेगा, मास में डिफरेंस आपका कहीं भी नहीं होता है। आपका वह पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर हो, कहीं भी ले मास उसका वही रहता है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान एक नियत राशि है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने पर परिवर्तित नहीं होती है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त होने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी सीजीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। कथन और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष को आपको चुनना है। कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी मानव का भार पृथ्वी के भार की तुलना में 1/6 हो जाता है, बिल्कुल सही है। आपका जो वेट है, जो जितना आपका अर्थ पे वेट है, आपका अर्थ पे वेट है उसका 1/6 जो हो जाएगा वह आपका मून पे जो है वह वेट हो जाएगा, यह सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यह जो है आपका गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, सी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है W = mg होता है, पृथ्वी की सतह पर हो जाता है। और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह आपका g/6 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण पर जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि W = mg होता है, और यहाँ पे किसी वस्तु का जो वेट होता है वह स्मॉल g पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी का 1/6 होता है, मीन्स g/6 होगा, तो इसका वेट जो हो जाएगा वह भी आपका जितना पृथ्वी पर होगा उसका आपका 6 से डिवाइड कर देंगे उतना ही उसका वेट हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में 1/6 भाग होता है तथा चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण से चंद्रमा वस्तुओं पर
कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ये नहीं है, वहां पे होता है लेकिन नगण्य होता है, इसलिए वह कम बल गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 8 सॉरी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे कथन पर विचार करके और विचार करने के बाद आपका सत्य कथन जो है वह चुनना है। पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, यह बिल्कुल सही है। जो आपका स्केप वेलोसिटी जो है, आपका स्केप वेलोसिटी है, उसको प्राप्त करने के बाद पृथ्वी जो है कोई वस्तु जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाता है, जिसके वजह से वह वापस नहीं आता है। प्लान वेग पिंड के आकार पर भी निर्भर करता है, यह भी सही है। प्लान स्केप वेलोसिटी जो है वह आपका पृथ्वी के आकार पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 दोनों सही होंगे। यहाँ पे व्याख्या है। व्याख्या में देखिए कह रहा है कि प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु पर को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और पुनः वापस न लौटे, उसको हम लोग प्लायन वेग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। और प्लायन वेग जो है इसका फॉर्मूला आपका यह होता है, स्केप वेलोसिटी जो होता है आपका √2g/r होता है, वेयर जहाँ पे आपका r जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। यदि पिंड का आकार बढ़ता है तो पिंड की त्रिज्या भी बढ़ती है, अर्थात पिंड का प्लायन वेग उसके आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी यूपीपीएससी मेन 2012 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। कह रहा है कि चंद्रमा पर आपका वायुमंडल जो है वह क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। तो कारण इसका है इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए यहाँ पे आपका वायुमंडल नहीं है। कह रहा है कि आपका चंद्रमा पर मूल पर जो आपका स्केप वेलोसिटी जो होता है, स्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वह 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी सतह पर उपस्थित गैस और वायु के कण अपने अधिक वेग से, बहुत ज्यादा वेग के कारण पलायन कर जाते हैं और वायुमंडल आपका वहां पे क्या है, इसी वजह से वायुमंडल जो है आपका अनुपस्थित है। तो यह आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 8 क्लास 11 एनसीईआरटी कि निम्न में से तुल्यकारी उपग्रह की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपका तुल्यकाली उपग्रह कह रहा है, जिसको हम लोग भू स्थित उपग्रह या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता में कह रहा है कि ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमण करते हैं, यह सही है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है, यह भी आपका सही है। अप्रॉक्स में जो आपका है वह 36,000 किलोमीटर होती है। और यह TRE2 में यह क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसमें आपका ऑप्शन था 35,000, अप्रॉक्स में 35,000 किलोमीटर जो है वह दिया गया था। एनसीईआरटी के अनुसार आपका 35,830 होती है। और सी नंबर में कह रहा है कि विषुवत तल में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं, सही है। और डी में कह रहा है कि उपरोक्त में से सही, तो इसका उपरोक्त में से सही जो है वह आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या कर रहा है कि पृथ्वी का ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रम काल पृथ्वी के अपने कक्ष पर परिक्रम काल के बराबर हो, अर्थात 24 घंटे हो, तुल्यकाली उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी तल से 35,830 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं तथा ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट जो होता है आपका दो तरह का सैटेलाइट होता है। पहला जो होता है वह उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक
उपग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि पृथ्वी का आपका नेचुरल सैटेलाइट जो है ओनली वन है, मून है। उसके बाद दूसरा जो होता है वह होता है कृत्रिम उपग्रह, और कृत्रिम उपग्रह का हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो प्राकृतिक उपग्रह वैसा उपग्रह होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और कृत्रिम वैसा उपग्रह जो मानव निर्मित हो, मानव द्वारा बनाया गया हो, वह आपका क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह होता है। अब देखिए उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, कोई भी आपका उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है, उपग्रह के कक्षीय वेग पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी के जितना ऊंचाई होगा उस पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी से जो जितना ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होगा उसका वेग उतनी अधिक होगा, और जो जितना कम ऊंचाई पर होगा उसका वेग उतना ही आपका कम होगा। दूसरा देखते हैं कि एक ही कक्षा में अलग अलग द्रव्यमान वाला उपग्रह का कक्षीय वेग एक समान होता है। मतलब कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड कंडीशन क्या देखते हैं, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है। मीन्स जो उपग्रह पृथ्वी से नजदीक होगा उसका जो परिक्रमण काल होगा वह कम होगा, और जो पृथ्वी से जितना ज्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल जो होगा उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। ध्रुवीय उपग्रह की विशेषता यह है कि इसमें से आपका सत्य कथन जो है वह चुनना है कि ध्रुवीय उपग्रह की आपका क्या विशेषताएं हैं। ये ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, यह बिल्कुल सही है। ये पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं, नहीं। इनकी पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है, यह सही है। इसका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, सुदूर संवेदन इत्यादि के लिए किया जाता है, यह भी सही है। तो सत्य, तो सत्य जो है आपका 1 3 4 हो जाएगा। व्याख्या है, इसका व्याख्या है कि कह रहा है कि पोलर उपग्रह की विशेषताएं हैं वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 से 800 किलोमीटर दूर पर स्थित होती है। इन उपग्रहों का उपयोग पर्यावरण अध्ययन, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां तथा पृथ्वी की सतह के अंदर खनिज पदार्थों इत्यादि के खोज में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे कि जो उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट आपका दो तरह का सैटेलाइट होता है। एक आपका होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा जो होता है वह होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वह भी दो तरह का होता है। आपका पहला जो होगा भू तुल्यकालिक उपग्रह जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उपग्रह, और सेकेंड जो होता है वह होता है ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय सैटेलाइट। अब दोनों में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि जियो स्टेशनरी उपग्रह और आपका ध्रुवीय उपग्रह में क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका देखते हैं, इसका जो आवर्त काल जो होता है वह टाइम जो होता है वह 24 आवर होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि पृथ्वी से जो इसका ऊंचाई होता है वह 35,786 किलोमीटर होता है। अप्रॉक्स जो होता है आपका 36,000 जो अप्रॉक्स जो होता है वह 36,000 किलोमीटर होता है। उपयोग जो इसका होता है थर्ड में, इसका उपयोग जो होता है वह होता है दूरदर्शन, ठीक है, प्रसारण में, मौसम अनुमान में, ये सब में किया जाता है, नेविगेशनल में, ये सब में किया जाता है। सेकेंड जो हम लोग इसका टाइप देखे हैं वो आपका ध्रुवीय उपग्रह जो आपका पोलर सैटेलाइट है। तो पोलर सैटेलाइट का
पोलर सेटेलाइट में देखते हैं कि इसका जो है आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका जो टाइम जो होता है चक्कर लगाने में, जो टेन्योर होता है आपका 100 मिनट होता है, 100 मिनट होता है। और यह जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है आपका, 500 से 800 किलोमीटर के ऊंचाई पर है। और इसका जो घूर्णन होता है वो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। उपयोग पर्यावरण का अध्ययन करने में और आपका सुदूर संवेदन वगैरह में ये सब में किया जाता है। अब चैप्टर नंबर 6 है पदार्थों के यांत्रिक गुण। इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 9 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वह सही है, सही को चुनना है। प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। प्लास्टिसिटी जो है वह मीन्स जिसमें इलास्टिसिटी नहीं हो, तो कह रहा है कि इसका गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, यह सही है। प्रत्यास्था जो इलास्टिसिटी होता है वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर सकती है। कोई अगर आपका रबर है, आपके पास रबर है, रबर को आप स्ट्रेच करके यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन फिर इसमें आपका जो प्रत्यास्था है, आपका बल जो है, इस पर फोर्स जो है वो हटा दीजिएगा तो फिर जो है वह जैसा पहले पोजीशन में था वैसा में ही आ जाएगा। तो इसके अनुसार यह भी सही है। तो इसमें आपका एक और दोनों सही होंगे। व्याख्या को देखते हैं। इसका व्याख्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसी वस्तु जो विरूपक बल को हटा देने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती है, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, प्लास्टिक अप्रत्यास्थ कहलाती है। वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में हुए परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे बल हटाया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 9 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हुक के नियम से संबंधित है, यह सही है। यह नियम प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, यह भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। व्याख्या कर रहा है कि हुक के नियम संबंधी के दिए गए कथनों। हुक के नियम अनुसार हम लोग देखते हैं तो क्या है, कह रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स प्रतिबल समानुपाती विकृति और प्रतिबल इक्वल टू के इंटू विकृति होता है। यहाँ के जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे प्रत्यास्था नियतांक कहते हैं। अतः यह नियम प्रत्यास्था गुणांक को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास चैप्टर 9 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस्पात जो है, इस्पात मीन्स हो गया आयरन, आयरन को वरीयता हम लोग क्यों देते हैं। तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम में इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है। यह सारे जो है आपका तांबा, पीतल, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्था का गुण होता है वह आपका किस में होता है, आयरन में होता है। आयरन में होता है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। इस्पात आयरन की तन्यता अधिक होती है तथा इसका यंग गुणांक तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल से अधिक होता है, इसीलिए हम लोग मशीन में इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
चैप्टर 11 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद इसमें से सही कथन है उसको आपको चुनना है कि कौन सही कथन है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सही है। दाब को कम करने के लिए बल के मान को हमेशा अधिक करना पड़ता है, नहीं, यह सही नहीं है। तो इसका सही चुनना है, तो सही जो है वो आपका 1 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दाब, बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे फोर्स जो होता है, आपका प्रेशर जो होता है, आपका प्रेशर जो होता है वह आपका फोर्स बल डिवाइडेड बाय एरिया होता है। दाब जो होता है वो आपका समानुपाती होता है 1/, क्षेत्रफल के। यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब घटता है। जैसे ही यहाँ पे अगर जैसे ही आपका क्षेत्रफल का मान बढ़ाइएगा तो दाब क्या होगा, घटेगा, और दाब का मान बढ़ाइएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल आपको कम करना पड़ेगा। तथा क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब बढ़ता है। इस प्रकार वस्तुओं का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 11 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कथन और कारण है दिया हुआ, इसको कथन और कारण को देखना है आपको। हमारे चारों ओर वायु का आवरण है जो वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है, लेकिन हमें वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता है। बिल्कुल सही है, हमारे चारों तरफ जो वायु का एक आवरण है जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब जो है वह हम लोगों को हमारे ऊपर एग्जैक्ट करता है प्रेशर, लेकिन हम लोगों को आभास नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए हम लोगों को आभास नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैस का सघन आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल द्वारा आरोपित बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है, परंतु हमें वायुमंडलीय दाब का आभास नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी से लिया गया। जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत में लेट जाता है तो उसका शरीर रेत में अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या है, कह रहा है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। ऐसा इसलिए होता है जब व्यक्ति लेटता है तो बल प्रयोग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर पृष्ठ जो है वह आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। जब पृष्ठ बढ़ेगा तो दाब जो है, प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न दाब उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। द्रव्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद जो इसमें आपका ट्रू है उसको चुनना है, सत्य है उसको चुनना है। पहला कह रहा है कि द्रव्य जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। बिल्कुल सही है, अगर द्रव्य जिस बर्तन में आप कोई भी बर्तन में रखते हैं तो उसके आधार तथा दीवारों पर यह क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, अपना प्रेशर जो है वह लगाता है। किसी द्रव्य में डुबोने पर सभी वस्तुओं का उत्प्लावन बल लगता है। बिल्कुल, अगर किसी द्रव्य में कोई वस्तु को आप डुबोइएगा, उसमें आप डालिएगा तो उसमें क्या लगेगा, आपका उत्प्लावन बल लगता है। थर्ड कह रहा है कि द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव्य में तैरती है। नहीं, यह आपका गलत है। कह रहा है कि द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव्य में तैरती है। नहीं, द्रव्य कोई भी द्रव्य है उसका घनत्व अगर
उसका घनत्व कम है और उसके घनत्व से ज्यादा वस्तु जो है वह द्रव में क्या करेगा, तैरेगा। यह गलत है। इसका व्याख्या है, द्रवों को जिस बर्तन में रखा जाता है उसके आधार व दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी बर्तन में रखे तरल के किसी बिंदु पर लगाने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु पर लगता है, यह सभी वस्तुओं पर लगता है। हट कर रहा है कि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में डूबती है। ऐसा इसलिए है कि अधिक घनत्व वाली वस्तु द्वारा द्रव में नीचे की ओर लगने वाले द्रव के उत्प्लावन बल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी और यह यूपीपीएससी प्री 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, जब ऊपर हम लोग बाल्टी को कुएं से अगर ऊपर हम लोग खींचते हैं, ऊपर जा रहा है बाल्टी, ऊपर खींचते क्या महसूस होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। पानी के सतह पर अगर रहेगा, पानी पे रहेगा, पानी की सतह पर अगर बाल्टी रहेगा तो आपको कम भार लगेगा, लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर पानी की सतह से अगर ऊपर जाएगा तो यह भार जो है वह अधिक हो जाता है। तो यह सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जिसके कारण वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। लेकिन जब वस्तु पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो उत्प्लावन बल न होने के कारण वह भारी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कथन पर विचार करके और जो सत्य कथन है उसको आपको चुनना है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। बिल्कुल, घनत्व जितना जो तरल है, लिक्विड जितना उसका डेंसिटी है उस पर वो डिपेंड करता है। वस्तु को द्रव में डूबने पर उस पर लगा बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होता है। नहीं, यह आपका गलत है, बराबर होता है। इसका आंसर जो है वह 1 हो जाएगा। उत्प्लावन बल का परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पे जो व्याख्या कर रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में वस्तु पर अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। कह रहा है कि जिसका जो डेंसिटी जो है वह आपका ज्यादा होगा और जिसका डेंसिटी कम होगा तो उस पर ज्यादा अधिक वह उत्प्लावन बल लगाता है। समुद्र के जल में तैरना साधारण जल में तैरने की तुलना में सरल होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व उच्च होता है जिसके कारण उत्प्लावन बल अधिक होता है। कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग नहीं है? कह रहा कि कौन सा यहाँ पे नहीं है। जालनों तथा पनडुब्बी के डिजाइन यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, तो इसका आंसर यह नहीं हो जाएगा। दूध नमूनों की शुद्धता की जांच करने में प्रयुक्त दूध मापी यह भी है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है। कह रहा है कि द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर यह भी है, इसलिए इसका आंसर यह नहीं हो जाएगा। दाब मापने के लिए बैरोमीटर यह नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देखिए, कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्योंकि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से और आपका जेपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपका जो सत्य कथन है
उसको चुनना है। इसमें से सत्य कौन है? द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह आपका सत्य है। द्रव चालित उत्पादक और द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां हैं, यह भी सही है। औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में टॉर का उपयोग करते हैं, यह भी सही है। इसमें से आपका जो है 1, 2, 3 सभी सत्य है। व्याख्या है, कह रहा है कि गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में टॉर का प्रयोग किया जाता है तथा मौसम विज्ञान में दाब का सामान्य मात्रक बार या मिली बार लिया जाता है। द्रव चालित उत्पादक और ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचारित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 10 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके इसमें सही जो है उसको आपको चुनना है कि सही कौन है। बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड्य तरलों पर लागू होती है, सही है। द्रव के बिछोड प्रवाह में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं किया जाता है, यह भी सही है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है, यह गलत है। तो इसका आंसर जो है ए और 2 हो जाएगा। व्याख्या है, कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय पर एक प्रतिबंध है कि यह संपीडनीय द्रवों पर ही लागू होती है, क्योंकि इस प्रमेय में तरलों की प्रत्यास्थ ऊर्जा को नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अस्थिर अथवा बिछोड प्रवाह में भी बर्नौली प्रमेय उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि इस प्रवाह में वेग तथा दाब समय के साथ अस्थिर रहते हैं। कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार, जब कोई असंपीड्य अथवा अश्यान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, मार्ग में कोई स्रो अथवा सिंक न हो, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अतः बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है चैप्टर 10 क्लास 11 एनसीईआरटी से लिया गया है। इनमें से कौन सा यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इसमें से चुनना है कि कौन सा जो है वह कार्य करते हैं। तो फिल्टर पंप यह कार्य करते हैं, आपका चुचित्र यह भी कार्य करते हैं, ये आपका बुनसर बर्नर यह भी कार्य करते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं है, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। स्प्रेयर यह भी कार्य करते हैं। आंसर जो हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 10 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है? मैग्नस प्रभाव को करा कि चक्रण करती हुई गेंद, यह जो है मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। कहा कि मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है क्योंकि चक्रण करती हुई गेंद के ऊपर का वायु दाब अधिक तथा नीचे कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण गेंद सरल रेखा में नहीं चल पाता है और नीचे को झुकते हुए वक्राकार पथ पर चलती है। इसे ही मैग्नस प्रभाव कहते हैं। कहना कि वायुयान के पंखों की आकृति को विशेष आकार का बनाया जाता है, जिस कारण ऊपरी हवा की परतों का वेग उसके नीचे वाली हवा के परतों के वेग से अधिक हो जाता है, जिससे वायुयान पर ऊपर की ओर भी एक बल कार्य करता है जो उसे ऊपर उठाने का प्रयास करता है। यह क्रिया बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, लेकिन यह मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। कीटनाशक के छिड़काव के लिए यंत्र भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, लेकिन यह मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15
चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके आपका सही जो है उसको चुनना है। श्यानता तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षण होता है, यह सही है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। नहीं, यह गलत है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो। व्याख्या है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षण के कारण श्यानता उत्पन्न होती है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल घट जाता है। क्योंकि द्रवों में श्यानता का गुण अंतराण्विक बलों के कारण होता है, अतः ताप बढ़ने पर द्रवों का श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। गैसों में श्यानता का गुण गैस के अणुओं के एक परत से दूसरे परत में विचलन के कारण उत्पन्न होता है। यदि गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं के विचलन दर बढ़ जाती है, जिसे श्यानता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी और बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन करा कि सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? तो सबसे अधिक श्यानता जो होता है वह शहद का होता है। जो विस्कोसिटी जो होता है, जो गाढ़ापन होता है, वो सबसे ज्यादा किसका होता है? शहद का होता है। जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं वो उतने ही अधिक श्यान के होती है। जैसे कि शहद का सबसे ज्यादा, उससे कम ब्लड का, खून का, उससे कम जल का और उससे कम वायु का। तो श्यानता मीन्स होता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जितना वह गाढ़ा होगा वही उसका श्यानता। सबसे ज्यादा गाढ़ापन को निरूपित करता है श्यानता और आपका श्यानता, और श्यानता सबसे ज्यादा जो होता है वह शहद का होता है। यह क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से लिया गया है। करा कि जब किसी श्यान द्रव में गिरते पिंड पर कार्यरत श्यान बल तथा उत्प्लावन बल गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तब पिंड जिस वेग को प्राप्त करता है उसे हम लोग कहते हैं, उसे सीमांत वेग कहा जाता है। व्याख्या है, किसी श्यान द्रव में गिरने पर पिंड सीमांत बल प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि पिंड श्यान द्रव में गति करता है तो पिंड का वेग बढ़ने लगता है। वेग बढ़ने के साथ श्यान बल का भी मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु का भार अर्थात गुरुत्व बल श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाती है तथा इस स्थिति में वस्तु एक नियत वेग से गिरना प्रारंभ कर देती है। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से, और यह क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया है। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा का बूंद का गोलाकार होना जो है वह आपका पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि वर्षा के बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद या प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करती है, अतः वह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण पृष्ठ के समांतर सभी दिशाओं में तनाव उत्पन्न होती है जो और बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करता है, और यह आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नंबर 19 चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी यूपीपीएससी मेन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? यह जो है आपका पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस टेंशन की वजह से होता है। व्याख्या देख लिए। कहा कि लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। पानी की सतह के अणुओं का संसंजक कोहेसिव फोर्स के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके आपका सत्य जो है इसमें आपको चुनना है। पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है, नहीं, पृष्ठ तनाव जो है वह ताप वृद्धि करेंगे तो वह वृद्धि नहीं होगा, वह घट जाएगा।
पृष्ठ तनाव द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के मध्य अंतरा पृष्ठ के बल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। यह सही हो जाएगा, तो सही चुनना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा कि पृष्ठ तनाव द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। सही है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, आपका क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन का घोल मिलाने पर अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसमें पृष्ठ तनाव घट जाता है, बिल्कुल सही है। संपर्क बल कोण का मान कम हो जाता है, सही है। ग्रीस तथा तेल के दाग धब्बे इत्यादि को सरलता पूर्वक हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जब हम लोग कोई द्रव है, पानी है, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में क्या है कि आपका अगर कोई अपमार्जक साबुन जो है वह मिला देते हैं तो यह पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब पृष्ठ तनाव जिसका जब कम हो जाएगा, पहले पृष्ठ तनाव मान लीजिए कि पानी का ऐसे था, लेकिन अब अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव जो है वह ऐसे हो जाएगा, जिसके वजह से वह अच्छी तरह से किसी वस्तु में जो उसका पोर्स होगा, छिद्र होगा, उसमें अच्छी तरह से घुल जाएगा, चला जाएगा, और जिसके वजह से कोई भी चीज, जैसे कपड़ा गंदा है तो उसको वह साफ कर देगा। तो इसका व्याख्या कह रहा है कि किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन के घोल को मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि अपमार्जन के अणुओं तथा द्रव के अणुओं के मध्य आसंजक बल नॉन कोहेसिव फोर्स घटता है तथा संसंजक बल प्रभावी होता है। जब द्रव में अपमार्जक को मिलाया जाता है तब संपर्क कोण या स्पर्श कोण का मान घटता है, जिस कारण ग्रीस तथा तेल के दाग इत्यादि आसानी पूर्वक हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी और आईएएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो, अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता। कह रहा है कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। यह सही है। जो केशिकत्व होता है, जो कैपिलरी होता है, उसी की वजह से जो आपका केरोसिन तेल का दीप जो होता है, उसमें केरोसिन जो होता है वह एक सतह से जो ऊपर चढ़ता है वह इसी की वजह से चढ़ता है। तो यह सही है। कोई मृदुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रो का उपयोग नहीं कर पाता। स्ट्रो से कोई इसका मतलब नहीं है। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता है। यह सही है। स्याही जो है वह सोखता जो है वह आपका इसी की वजह से होता है, केशिकत्व के कैपिलरी की वजह से होता है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अपना केशिकत्व के वजह से ही वह अपना पानी और जो खाद्य पदार्थ है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है ऊष्मा, हीट। इसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 11 क्लास 11th एनसीईआरटी के बुक से यह क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपका जो सत्य कथन है इसमें से आपको चुनना है। कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा जो है यह एक ऊर्जा का रूप है और यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाता है, आपका स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा टेम्परेचर वाला से कम टेम्परेचर वाला की तरफ में यह क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं, ऊष्मा को हम लोग केल्विन में व्यक्त नहीं करते हैं। ऊष्मा को हम लोग केल्विन में व्यक्त नहीं करते हैं, ऊष्मा को हम लोग कैलोरी जूल में व्यक्त करते हैं। यह गलत है, यह कथन सही है। तो आपको सत्य कथन चुनना है, तो सत्य कथन जो है उसमें केवल 1 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या कर रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसका स्थानांतरण
दो निकायों के मध्य तापांतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में होता है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है तथा एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, जबकि केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 11 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य कथन को आपको चुनना है। पारा तथा अल्कोहल ऐसे द्रव है जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव तापमापियों में किया जाता है। बिल्कुल सही है। पारा जो आपका मरकरी जो होता है, मरकरी जो Hg होता है, और अल्कोहल को हम लोग ताप जो द्रव तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो सही है। सेल्सियस ताप मापक्रम फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल, हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फिर केल्विन में, र्यूमर में, या सारे स्केल में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सही है। कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस का ताप परम ताप कहलाता है। यह भी सही है। तापमापी का उपयोग करके ऊष्मा का मान प्राप्त किया जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। तापमापी का उपयोग करके हम लोग ताप की एक माप प्राप्त कर सकते हैं, ऊष्मा का नहीं। तो यह आपका क्या है, गलत है। तो इसका आंसर जो है असत्य है। तो असत्य जो है वह टी हो जाएगा। तो यही की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि तापमापी का उपयोग करके ताप की एक माप प्राप्त होती है। तापमापी में पारे तथा अल्कोहल का उपयोग कांच के द्रव तापमापियों में किया जाता है, क्योंकि इनमें आयतन तापीय प्रसार रेखीय होता है। किसी आदर्श गैस के लिए सबसे न्यूनतम संभव तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे परम ताप कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ताप के विभिन्न पैमाने पर आपका संबंध है, और इस संबंध का यूज करके आप जो है भिन्न भिन्न जो तापमापी है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। C/5, F-32/9, R/4 और K-273 ही लिख सकते हैं। 1.5 छोड़ दीजिए। C सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, R र्यूमर हो गया, K केल्विन हो गया। किसे भी कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, तो फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। C/5 = F-32/9। आज जिसका वैल्यू निकालना है, मान लीजिए आपका फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट का यहाँ पे दे देंगे, तो सेल्सियस का निकल जाएगा। सेल्सियस का दिया हुआ है तो सेल्सियस का वैल्यू यहाँ दे देगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी से है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिल्कुल सही। हम लोग जो अपने घर में थर्मामीटर का यूज करते हैं उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, और उसका जो परिसर जो होता है, उसका रेंज जो होता है वो आपका फ़ारेनहाइट में भी रहता है, सेल्सियस में दिया हुआ रहता है। तो सेल्सियस में आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जो है आपका तक रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह ह्यूमन का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसको आपका हम लोग बोलते हैं 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला तापमापी का प्रकाश 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भी सही है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। नहीं, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग में क्या होता है, देखिए हम लोग अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, तो उसका पारा जो है हम लोग क्या रखते हैं, उसके पारा को मुंह में रखते हैं या फिर आर्म पिट के अंदर रखते हैं, तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस या जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है उसको उस यंत्र में रखा जाता है। तो हम लोग अपने बॉडी को तो उस यंत्र में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। यह आपका गलत है। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। जो हम लोग डिजिटल थर्मामीटर जो यूज करते हैं अपने घर में, उसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। यह सही है। तो गलत कौन है, तो गलत जो है सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन सत्य चुनना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है यह। एल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है। बिल्कुल गलत है। गर्म करने पर अन्य द्रव की तुलना में अल्कोहल का प्रकाश सबसे अधिक होता है। अल्कोहल का प्रसार जो है सबसे अधिक होता है। यह आपका सही है। समान ताप पर ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा गैसों में सबसे कम प्रसार होता है। नहीं, यह गलत है। सत्य कौन है इसमें? सत्य जो है वह सी है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि गर्म करने पर अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है। अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक लगभग 110 गुने 10⁻⁻5 प्रति डिग्री केल्विन होता है। कह रहा है कि पारे का आयतन प्रसार गुणांक 18.2 × 10⁻⁻4 प्रति डिग्री केल्विन होता है। चूंकि पारे का आयतन प्रसार गुणांक अल्कोहल की तुलना में कम है, इसलिए समान ताप पर पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में कम वृद्धि होगी। एल्युमिनियम का आयतन प्रसार गुणांक कांच से अधिक होता है, इसलिए गर्म करने पर एल्युमिनियम का प्रसार कांच से अधिक होता है। समान ताप पर ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा गैसों में अपेक्षाकृत अधिक प्रसार होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह चैप्टर 11 एनसीईआरटी 11 क्लास 11 के बुक से लिया गया है। यह आपका यूपी पीएससी प्री 1997 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है, इसीलिए हम लोग इसको ठंडे प्रदेशों में वरीयता देते हैं। बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहा कि ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। द्रव्यमांक निम्नतर होने के कारण इसका हिमांक काफी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफी नीचे का तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी यूपी पीएससी प्री 1997 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसमें आपका जो परिवर्तन होगा वह आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस करने पर आयतन पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है, क्योंकि जल असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब जल को 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आपका कथन और कारण दिया गया है, उसका स्पष्टीकरण करना है। कह रहा है कि झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर भी तली पर बर्फ नहीं जमती। बिल्कुल सही है यह। कह रहा है कि झील की सतह पर बर्फ जम जाता है लेकिन नीचे जो है वह पानी रहता है, तो यह सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कूट में क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के दिनों में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तथा वायुमंडल का ताप घटने के कारण झीलों की ऊपरी सतह का ताप घट जाता है। इसके कारण सतह का जल भारी होकर नीचे चला जाता है तथा नीचे का जल ऊपर आता रहता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिर जाता है।
यह हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस तक का जल का घनत्व बढ़ता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जब झील की सतह के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः बर्फ की परत के नीचे जल की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती और जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिस कारण झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर भी तली पर बर्फ नहीं जमती। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कारणों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको सत्य जो है वह बताना है। सत्य बताना है तो कह रहा है कि इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। यह गर्मियों में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होती है। सही है। कह रहा है कि इसका उपयोग सिकाई के बोतल में नहीं किया जाता। यह गलत है। इसका उपयोग सिकाई के बोतल में करते हैं। व्याख्या कर रहा है, इसका व्याख्या है। कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के संबंध में कथन है और कथन सत्य है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण उसकी ऊष्मा धारिता भी उच्च होती है, जिस कारण जल का उपयोग शीतलक के रूप में स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के कारण ही गर्मियों में समुद्र से दूर थल का ताप सूर्य से ऊष्मा लेकर तेजी से बढ़ता है, जबकि समुद्र के जल का ताप बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। फलस्वरूप समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण इसका उपयोग सिकाई की बोतल थैलियों में भरकर सिकाई के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि कथन पर विचार करके इसमें सत्य जो कथन है उसको आपको चुनना है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य होती है उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। वाष्प से द्रव में अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। नहीं, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से पहुंचे हुए क्वथनांक कहा जाता है। नहीं, तो कह रहा है कि सत्य जो है वह केवल 1 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। स्थिर ताप पर पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है तथा जिस ताप पर क्रिया संपन्न होती है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक पर ठोस तथा द्रव अवस्था तापीय साम्य होती है। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था में पहुंचे ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा द्रव का वाष्पन अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी और आईएएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। कथन और आपका कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। यह सही है। कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाती है। नहीं, यह गलत है। ऊंचाई के साथ साथ आपका वायुमंडलीय दाब जो है वह कम हो जाती है। इसका हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। इसका व्याख्या है। कह रहा है कि दाब में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, जिसके कारण समुद्र तल की तुलना में ऊंचाई पर जल का क्वथनांक घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, जिसका कारण है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो आपका लैटेंट हीट होता है उसके वजह से यह होता है। इसका व्याख्या है। अगर उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण भाप की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा
ग्रहण की गई उष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। इसका मान गलन की गुप्त उष्मा से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी बीपीएससी प्री 1996 में यह पूछा गया है। कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि इसका वजह है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। जो आपका गुड कंडक्टर है वह हीट ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ठंड के दिनों में कह रहा है तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहा जो है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या है, कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूते हैं तो लोहा का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है तथा लोहे में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा सिद्धता से होता है। और इसी वजह से है कि गर्मी के दिनों में भी आप लकड़ी का चेयर हो और लोहा का चेयर हो, दोनों को धूप में अगर रख देते हैं तो लोहा का चेयर जो है वह जल्दी गर्म हो जाता है, लकड़ी का चेयर जो होता है लेट से गर्म होता है। यही वजह है कि गुड कंडक्टर हीट का गुड कंडक्टर होने की वजह से यह हीट को ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। कौन? जो आयरन का चेयर है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है। तो उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित करती है। बिल्कुल सही है। हमेशा जो हीट जो है वह ज्यादा हीट वाले वस्तु से कम हीट वाले वस्तु की ओर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो वह सही है। कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। यह भी आपका सही है। समुद्र की ओर से थल पर आने वाली वायु थल समीर कहलाती है। नहीं, यह गलत है। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि उष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कंडक्शन कहलाती है। चालन में उष्मा स्थानांतरित पदार्थ के कणों के द्वारा होती है। समुद्र की ओर थल पर जाने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी से और एमपीपीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसमें हो सकता है? तो यह आपका द्रव एवं गैस में होता है। द्रव एवं गैस में होता है। व्याख्या दी हुआ कि गैस तथा द्रव में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, क्योंकि संवहन कन्वेक्शन की प्रतिक्रिया में उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले स्थान की ओर माध्यम के कणों की सहायता से इस प्रकार होता है कि माध्यम के कण उष्मा ग्रहण करके स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 11 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके इसमें सत्य कथन जो है उसको चुनना है। घरों में प्रणोदित वायु तापन निकाय मानव परिसरण तंत्र तथा स्वचालित वाहनों के इंजन के शीतलन निकाय प्रणोदित संवहन निकायों का उदाहरण है। यह सही है। व्यापारिक पवनें प्राकृतिक संवहन का उदाहरण नहीं है। यह गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि व्यापारिक पवनें प्राकृतिक संवहन का एक उदाहरण है। ये पवनें पृथ्वी पर उत्तर पूर्व से विषुवत वृत्त की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। उष्मीय विकिरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके इसमें जो सत्य कथन है वह आपको चुनना है। कह रहा है कि उष्मीय विकिरण को स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह सही है। सभी ताप तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही है। 3 में कह रहा है कि विकिरण के द्वारा ही सूर्य से उष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। बिल्कुल सही है। उष्मीय विकिरण की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में कम होती है। नहीं, यह गलती है। तो यहाँ पे सत्य चुनना है, तो सत्य जो है वह 1 2 3 सत्य हो जाएगा।
इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विकिरण उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें उष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। इस विधि में उष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के द्वारा ही सूर्य से उष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के विकिरण के रूप में उत्सर्जित उष्मा को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। यह ऊर्जा प्रत्येक वस्तु द्वारा परम शून्य से अधिक ताप पर उत्सर्जित होती रहती है, अर्थात सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निर्वात में ऊष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी और यूपीपीएससी आपका प्री 2019 में यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसका वजह आपका है कि संचालन द्वारा, यह भी सही है, संवहन एवं विकिरण द्वारा, यही सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और बी दोनों सही है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। थर्मस बोतल या फ्लास्क एक ऐसी युक्ति है जो बोतल की अंत वस्तु तथा बाहरी परिवेश के बीच उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम कर देती है। यह दोहरी दीवारों का कांच का बर्तन होता है जिसकी भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर चांदी का लेप होता है। भीतरी दीवारों से विकिरण परिवर्तित होकर बोतल की अंत वस्तु में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार बाहरी दीवार भी बाहर से आने वाली सभी विकिरणों को वापस कर देती है। दीवारों के बीच के स्थान की निर्वातित करके चालन तथा संवहन द्वारा होने वाले उष्मा क्षय को घटाया जाता है। अतः थर्मस फ्लास्क में संचालन, संवहन, विकिरण द्वारा कोई उष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है चैप्टर 11 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। कृष्ण पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन हल्के वर्णों के पिंडों के अपेक्षा अधिक करते हैं। सही है। बिन के नियम से चंद्रमा के ताप का अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी सही है। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कोई भूमिका नहीं निभाती है। यह गलत है, भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से रेगिस्तान का प्रसार हो सकता है। यह सही है। इसमें गलत कौन है? तो सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 12 क्लास 11 एनसीईआरटी से लिया गया है। कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। व्याख्या यहाँ पे देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसके अनुसार बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में सक्षम किसी निकाय को उष्मा दी जाए तो निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय के द्वारा किए गए बाह्य कार्य के योग के तुल्य होता है। Q = U + W। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में आपका ऊष्मागतिकी प्रक्रम है और भौतिक राशियां दिया हुआ है। तो समतापीय प्रक्रम का हो जाएगा आपका स्थिर ताप। समदाबीय प्रक्रम इसका हो जाएगा आपका स्थिर दाब। सम आयतनिक प्रक्रम इसका हो जाएगा स्थिर आयतन। और रुद्धोष्म प्रक्रम इसका हो जाएगा उष्मा का प्रवाह नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है चैप्टर 12 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कथन पर विचार करके और आपको इसमें सही जो है उसको चुनना है। उष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप उष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। सही है। उष्मा इंजन को हम लोग कार्य में रूपांतरित करते हैं। उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। यह भी सही है। प्रशीतक तथा उष्मा इंजन की कार्य क्रिया विधि में समानता पाई जाती है। नहीं, यह गलत है। तो इसमें ए और 2 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कि उष्मा इंजन वह युक्ति है जिसके द्वारा उष्मा को अविरत
कंटिन्यूअस रूप से यांत्रिक कार्यों में रूपांतरित किया जाता है तथा ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। आपका प्रशीतक रेफ्रिजरेटर शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर तप्त स्थान से देने की युक्ति है, जबकि ऊष्मा इंजन ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करता है, अतः दोनों की क्रियाविधि अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 12 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। करा कि प्रशीतक में उपयोग होने वाली गैस है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज होता है? तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग फ्रियोन गैस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 12 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कैल्विन प्लांक का प्रकथन बताता है कि, क्या बताता है? किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में रूपांतरण करना किसी भी प्रक्रम द्वारा संभव नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 12 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कार्नो इंजन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करके और आपका सत्य इसमें से चुनना है। समान तापों के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। यह आपका यह सही है। कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यह भी सही है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कार्नो इंजन वास्तविक इंजन के सभी दोषों से मुक्त होता है तथा इसकी दक्षता 100% होती है। दो तापों के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। कार्नो इंजन की दक्षता गैस द्वारा प्रति चक्र में किए गए कार्य W तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q के अनुपात पर निर्भर करती है। यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 12 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कहा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सत्य चुनना है कि सत्य कौन है। गैस के अणु एक दूसरे से और धारक पात्र की दीवारों से संघटित करते हैं। सही है। गैस के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह भी सही है। गैस के अणुओं का संवेग संरक्षित नहीं रहता। यह आपका गलत है। इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा।